अब इस समिति के अंदर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 तो लोकसभा से यानी कि सबसे ज़्यादा, और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से चुने जाते हैं। इनका चुनाव कैसे होगा? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के सभापति या चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा। और इनका कार्यकाल, स्थायी समितियां जितनी भी हैं उनका कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और कोई भी मंत्री जो है लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं। तो अगला पॉइंट और ध्यान रखना है, मंत्री जो है, मंत्री वो सदस्य नहीं होता इसका, इसलिए क्योंकि सरकार के कामकाज पर निगाह रखने के लिए गठित करी गई है। यदि सरकार का मंत्री इसका सदस्य होगा तो कामकाज में अवरोध पैदा कर सकता है। दूसरा फिर हो गया इसके अंदर कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्षी जो दल होते हैं, विपक्षी दल का प्रतिनिधि। और वर्तमान में कौन है? कांग्रेस पार्टी जो है वो 2019 में जो लोकसभा गठित हुई है उसमें सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस आई। इसी कांग्रेस आई के जो सांसद हैं अधीर रंजन, वो वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? जैसे मैंने कहा, लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? राष्ट्रपति महोदय इसके सामने सीएजी की रिपोर्ट रखते हैं। और सीएजी कौन है? जैसे मैंने कहा, सीएजी जो है भारत में जो कुल धनराशि है भारत सरकार के पास, उसका खर्च किस किस तरीके से हो रहा है, कहीं अनियमितताएं तो नहीं है, एम्बेजलमेंट ऑफ मनी तो नहीं है, उसकी जांच करने के लिए ये नियंत्रक और मालिका परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो राष्ट्रपति महोदय उसकी रिपोर्ट जो है संसद में रखते हैं और ये लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। अगला हो गया प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति और इस लोक लेखा समिति में क्या है? ये जो प्राक्कलन समिति है वो होती है एस्टीमेट कमेटी, जिसका मतलब है कि सरकार के वित्त के ऊपर निगाह रखने के लिए इसका गठन किया गया है। इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे की जुड़वा बहन कहा जाता है, या आप कह लीजिए कि लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। किसका जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राक्कलन समिति। तो दोनों के क्योंकि कार्य लगभग एक से हैं कि जो खजाने में पैसा है उसकी जांच के लिए, जैसे बजट के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ कि सरकार विभिन्न मदों पर इतना खर्च करेगी, तो उसके लिए प्राक्कलन समिति है। इसकी विशेष तो ये किस चीज़ के ऊपर निगाह रखेगी? वित्त के लिए एस्टीमेट है, इसीलिए इन दोनों के कार्य लगभग एक से हैं। किन मामलों में भिन्न है? इस मामले में भिन्न है कि इसके 30 के 30 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। इसके विपरीत लोक लेखा समिति में 7 सदस्य जो है राज्यसभा के। तो जब ये सवाल आए कौन सी समिति प्रमुख समिति ऐसी है जिसके सभी सदस्य लोकसभा से हैं, तो प्राक्कलन समिति का नाम आएगा। ऐसे ही मंत्री जो हैं वो सदस्य नहीं है। यही पॉइंट जो है इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना। अगला पॉइंट हो गया, इसके अगली इम्पॉर्टेंट है हमारी केंद्रीय हिंदी समिति। ये मैं आपको डीपी के हिसाब से बता रहा हूँ जो आप इस समय सीमा यानी कि 2-2.5 महीने के भीतर पूरी कर सकें। तो केंद्रीय हिंदी समिति जो है उसका तात्पर्य क्या है? ये क्वेश्चन आया सीडीएस के एग्जाम में। तो हमारे यहाँ दो समितियाँ हैं महत्वपूर्ण भाषा से, केंद्रीय हिंदी समिति और दूसरा जो है संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय राजभाषा समिति। अब इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि भारत में किसी को भी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हालांकि हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के हमारे संविधान में प्रावधान है जिनका उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से हम हिंदी भाषा को प्रसार करेंगे या उसे प्रोत्साहित करेंगे। तो केंद्रीय हिंदी समिति जो है इसका गठन कब हुआ था? 1967 में। और संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? 1976 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस समिति के प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं देश के गृह मंत्री, इसके अध्यक्ष।
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ मैंने इसके अंदर आपको केंद्रीय हिंदी समिति के बारे में उल्लेख भी कर रखा है कि ये किस तरीके से, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो इससे संबंधित ही है। इसके बाद आ गया इसमें, और छोड़ दीजिए आप इन समितियों के बारे में और कुछ नहीं। अब अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 26 पे, जहाँ पर दे रखा है बजट से संबंधित विभिन्न बिंदु दे रखे हैं। अब इनसे जो बजट है उससे जुड़े हुए क्या क्या सवाल परीक्षाओं में आते हैं वो देखते हैं। जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट का तात्पर्य क्या है? तो बजट का मतलब हो गया कि जो सरकार है वो आने वाले वर्ष के अंदर जो आय है और जो खर्च है उसका एक ब्यौरा प्रस्तुत करती है, ताकि सरकार ये देख सके कि कहाँ कहाँ से हमें संसाधन या रिसोर्स जुटाने हैं और किन किन कार्यों पे हमें खर्च करने हैं, ताकि एक जो निर्णय हो वो एक प्रकार से योजनागत हो। और साथ ही साथ जो पिछले वर्ष का खर्चा आमदनी हुई है उसका ब्यौरा भी प्रस्तुत करती है। तो जो वार्षिक हमारे आय और व्यय का ब्यौरा है, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो क्लासिफिकेशन है उसी को बजट कहते हैं। और ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसे बुजट के नाम से, यानी कि चमड़े की थैली से। इसीलिए आमतौर पर आप देखेंगे जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो जो वित्त मंत्री होते हैं उनका एक फोटो आता है जिसमें वो एक बैग पकड़े होते हैं चमड़े का, जो फोटो के साथ में आता है। तो ये इसका सांकेतिक महत्व है कि बुजट क्यों कहते हैं। सवाल यूपीपीसीएस में आया कि भारत में बजट का जनक किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो होगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के बारे में 2 पॉइंट है जो एग्जाम में आए हुए हैं। एक तो ये है, इसको कहा जाता है भारत में बजट का जनक, और दूसरा है इन्हीं को कहा जाता है भारत में आयकर का जनक। ये 2 बिंदु जो हैं इन पर हमें ध्यान रखना है। तो 1860 के अंदर पहली बार हमारे यहाँ बजट प्रस्तुत किया गया, और 1921 में क्या किया गया, बजट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, और वो कहलाते हैं, एक तो आम बजट और एक कहलाता था रेल बजट। हमारे यहाँ ये वर्गीकरण 1921 में किया गया, इसीलिए 2017 तक, और ये कब तक रहा, 2017 तक, यानी कि 2017 में क्या किया गया, इस बजट को वापस एक साथ जोड़ दिया गया। जो वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, तो उस समय पर 2017 में इन बजट को दोबारा से जोड़ा गया और फिर से एक ही बजट प्रस्तुत किया गया। इससे पहले बजट में 2 दिन का समय होता था। रेल बजट रेल मंत्री प्रस्तुत करता था, और आम बजट या जनरल बजट जो है वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, वो प्रस्तुत करते थे। कुछ बिंदु मैंने शुरुआत के अंदर दे रखे हैं, और इसके अलावा और भी कुछ परंपराएं हैं। 2017 में 2 परंपराएं हमने समाप्त करी। एक तो ये है कि बजट जो है 2017 में, 2017 ही लिख देते हैं कि 2021 से लेकर 2016 तक ये रहा। 2017 में क्या किया गया कि आम प्लस रेल, इन दोनों को संयुक्त कर दिया गया, यानी कि कंबाइन कर दिया गया। तो अब हमारे यहाँ एक ही बजट प्रस्तुत होता है 2020 में भी और 2017 से लेकर अब तक। और दूसरा काम किया गया, बजट जो है हमारे यहाँ 2016 तक क्या है कि वो प्रस्तुत किया जाता था फरवरी के आखिरी वर्किंग डे, तो इसका मतलब ये हो गया कि फरवरी का जो आखिरी दिन होगा उस दिन बजट प्रस्तुत होता था। और एक समस्या उत्पन्न यह होती थी कि हमारे यहाँ जो वित्त वर्ष है, वित्त वर्ष या फाइनेंस ईयर जो है हमारे यहाँ, वो कब होता है, वित्त वर्ष जो है हमारे यहाँ होता है 1 अप्रैल से लेकर, जैसे मान लीजिए 2020 है तो 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च 2021 तक, एक एग्जाम्पल से देखें, ये होता था। तो यानी कि बजट जो 2016 तक था वो प्रस्तुत होता था फरवरी के आखिरी दिन। अब उसे पास होने के लिए, पारित होने के लिए, वित्त वर्ष क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू होगा तो 1 महीना बचता था मार्च का, वो इस दौरान पारित भी नहीं हो पाता था। तो सरकार को खर्च करने के लिए, पैसा निकालने के लिए अलग प्रस्ताव लाना होता था। तो बीजेपी सरकार ने फैसला किया कि हम इस फरवरी के आखिरी तारीख की जो महत्व है उसका कोई अन्य महत्व नहीं है, केवल सांकेतिक है जी, परंपरा चली आई है। तो उन्होंने उसे खत्म किया और ये कहा हमें 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करेंगे, और इससे लाभ ये होगा कि अब 2 महीने का समय रहेगा ताकि वो उस समय सीमा के भीतर, यानी कि अगला वित्त वर्ष जो शुरू होगा, फाइनेंस ईयर जो शुरू होगा, वो शुरू होगा हमारा 1 अप्रैल को। तो उस दौरान जो है ज्यादातर प्रावधान
पास हो जाएंगे। ये दो परंपराएं जो है उस दौरान हमारे यहाँ अपनाई गई। इसके बाद दे दिया गया बजट जो है। अब फिर दूसरा पॉइंट आता है कि बजट जो है वो दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है। बजट की शुरुआत कैसे होती है? अब हम थोड़ा राजनीतिक पॉइंट पे आते हैं कि राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, संविधान। तो बजट की शुरुआत जो है बजट के सत्र से है, यानी कि संसद की जो पहली बैठक होती है साल के शुरू में, वह कौन सी कहलाती है? बजट सत्र। तो बजट सेशन के अंदर ये इंट्रोड्यूस होगा और प्रेसिडेंट इसको सबसे पहले संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा और प्रेसिडेंट की परमिशन से फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट प्रस्तुत करेगा। तो सवाल ये आया सीडीएस के एग्जाम में कि बजट जो है भारत में किसके कहने पर प्रस्तुत होगा? उत्तर होगा राष्ट्रपति महोदय के अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके बाद बजट का सत्र जब चलेगा उसके बाद बीच में एक ब्रेक होगा। उस ब्रेक के अंदर जो ये 24 परमानेंट कमेटी है, 24 स्थायी समिति है जिनका जिक्र मैंने अभी किया था, उनके सब समितियों के पास में ये जाएगा और जो खर्च सरकार ने दिया है कि आने वाले वर्ष में हमें इतना पैसा चाहिए, उसकी सब वो जांच करेगा। और बजट जो है, बजट के अंदर दो तरीके से खर्च जो है, ये दो तरीके से खर्च होता है। एक तो होता है कि जो वेतन है कर्मचारियों के या पदाधिकारियों के, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनकी सैलरी है, उसके बारे में जो चर्चा होती है वो एक हिस्से में होगा। और दूसरा जो बिल होता है उसमें क्या होता है, उसके अंतर्गत विभिन्न जो खर्च, विभिन्न मंत्रालयों के जो खर्च हैं उनके लिए पैसा मांगने के लिए आवेदन किया, विभिन्न मंत्रालय के खर्च, और इसे कहा जाता है मांग अनुदान। ये मांग अनुदान या डिमांड ऑफ ग्रांट कहा जाता है। यानी कि हर मंत्रालय आने वाले वर्ष में जो खर्च करना है उसके लिए जो धनराशि उसे चाहिए, जितनी मनी चाहिए उसके लिए प्रेजेंट करता है। इसके ऊपर जो है बहस होती है और इसके ऊपर मतदान होता है। तो सदन में इसके ऊपर बहस और मतदान होगा। जब सारे के सारे डिमांड ऑफ ग्रांट पर अलग अलग बहस और मतदान हो जाएगा, मान लेते हैं हमारे यहाँ 50 विभाग हैं, तो हर विभाग अपना अलग अलग डिमांड ऑफ ग्रांट प्रेजेंट करेगा, उस पर बहस और वोटिंग होगी। जब वो पारित हो जाएगा और पारित होने के बाद क्या होगा, उसके बाद इसको और इसको, यानी कि इसे मान लीजिए ए है और ये बी है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा ए प्लस बी, और ये प्रेजेंट किया जाएगा इकट्ठा करके और इसे नाम दिया जाएगा वार्षिक विनियोग विधेयक। इसे कहते हैं एनुअल एप्रोप्रिएशन बिल, और इसको रखा जाएगा और पारित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पर पहले ही वोटिंग हो चुकी। और जब इसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी, इसको फिर लोकसभा का अध्यक्ष जो है, अब मैंने आपको बताया था किसे अधिकार है किसी भी बिल को धन विधेयक का दर्जा देने का, तो लोकसभा के अध्यक्ष को, तो फिर इसे एक टाइटल मिल जाएगा मनी बिल का, और प्रेसिडेंट की परमिशन लेकर इसे रखा जाएगा फिर से और इसको पारित कर दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा, किसी भी धन विधेयक पर राज्यसभा के पास में अधिकतम 14 दिन का समय है, लेकिन संशोधन का वो भी समय नहीं है, यानी कि उसमें कोई बदलाव वो नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में 14 दिन के बाद वो पारित होकर प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो साइन करे, उस पर हस्ताक्षर करे, या फिर उसे निरस्त कर दे। इस तरीके से खजाने से आने वाले वर्ष के लिए खर्च के लिए पैसे निकाले जाते हैं। ये बजट की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसे कहते हैं कि एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि इसे कहते हैं संचित निधि पर भार, इसे कहते हैं संचित निधि में से निकाला गया भार। इस तरीके का वर्गीकरण है। इतने पॉइंट में आपको हाँ, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आया, एग्जाम में एसएससी के पूछा गया मांग अनुदान क्या होती है, तो वो पॉइंट आप लोग ध्यान करिए। पैसा निकालने के लिए जो आवेदन किया जाता है मंत्रालय की ओर से, उसी को डिमांड ऑफ ग्रांट कहा जाता है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट दे रखा है आपके लिए, अगला, इसको आवश्यकता नहीं है। फिर एक पॉइंट मैंने दे रखा है कि बॉक्स के अंदर कि
जब बजट प्रस्तुत होता है तो उससे पहले एक किताब प्रकाशित की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसे कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये सभी सांसदों को बांटी जाती है और इसमें लिखा होता है कि पिछले साल सरकार ने कहाँ कहाँ किस मद पर कितना खर्चा करा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ कि ये जो पत्रिका है इसे हिंदी में कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करने वाले मंत्रालय का नाम पूछा गया था और हमारा आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय। इसके बाद दे दिया अगला बिंदु दे रखा है मैंने, जो विभिन्न जो देश के अंदर वित्त मंत्री रहे हैं उनके महत्वपूर्ण आंकड़े तथ्य दे रखे हैं और इनके संबंध में क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे एसएससी के सीपीओ में सवाल आया कि भारत में 1970 का बजट जो है किसने प्रस्तुत किया था। देखिए, अगर हम बात करें विभिन्न तथ्यों की तो उसमें क्या क्या पॉइंट है। एक तो षणमुखी चेती, सवाल आएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, तो षणमुखी चेती का नाम आएगा। गणतंत्र भारत का तो किसने प्रस्तुत किया। अब गणतंत्र का मतलब हो गया हमारा रिपब्लिक, और हम गणतंत्र कब बने, हम बने 26 जनवरी 1950 को। तो गणतंत्र जब बन गया तो पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, और जो स्वतंत्र भारत हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसमें पहला बजट किसने प्रस्तुत किया। सबसे ज़्यादा बार बजट यानी कि 10 बार बजट किसने प्रस्तुत किया, तो मोरारजी देसाई का नाम आएगा। और 1970 का जो एसएससी के सीपीओ में सवाल आया, ये प्रस्तुत किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ये क्वेश्चन इसलिए आया। तो पहली महिला जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया वो है इंदिरा गांधी। यहाँ एक तथ्य मैं आप लोगों को जरूर क्लियर कर दूं कि वर्तमान में 2020 में हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। अब जब ये पॉइंट आया, सीतारमन जी ने पदभार संभाला, तो ये आया कि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। ये पॉइंट देखिए, पूर्णकालिक का मतलब हो गया कि परमानेंट। इंदिरा गांधी ने जो बजट प्रस्तुत किया था 1977 में, वो उस समय प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्री का कार्यभार अतिरिक्त उन्होंने संभाल लिया। एक प्रधानमंत्री क्योंकि कोई भी मंत्रालय संभाल सकता है, क्योंकि संविधान में उन्हें सारा विवेक अधिकार दिया गया, यानी कि उन्हें अपना डिस्क्रिप्शन दिया गया कि वो चाहे तो कोई सा मंत्रालय रख सकते हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए ये बजट प्रस्तुत किया, लेकिन जो परमानेंट है यानी कि टेम्परेरी रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था। लेकिन निर्मला सीतारमन जो है ये पूर्णकालिक है, तो इसीलिए पूर्णकालिक पहली वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन है। और जब ये सवाल आएगा सबसे ज़्यादा समय तक भाषण पढ़ने का, जो बजट भाषण देने का, या सबसे लंबा बजट जो है वो समय के हिसाब से किसने प्रस्तुत किया, तो हमारा आंसर होगा निर्मला सीतारमन। 2 घंटे 43 मिनट इन्होंने बजट के भाषण को समय लिया, इसलिए सबसे लंबा। और यदि शब्दों की बात करें तो शब्दों के मामले में सबसे लंबा जो बजट है वो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सबसे लंबा बजट प्रस्तुत किया था, यदि शब्दों की बात करें। यहाँ 2-3 पॉइंट यही दे रखे हैं। एक और पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है यशवंत राव। काला बजट किसने प्रस्तुत किया। यशवंत राव वो हैं जो देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जब 1977 में गैर कांग्रेसी पहली सरकार का गठन हुआ तो उस समय ये उप प्रधानमंत्री भी रहे। इन्होंने 1973-74 का जो बजट प्रस्तुत किया था उसे काला बजट कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो घाटा था वो उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा था। इसीलिए इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए घाटे के बजट को काला बजट का उपनाम प्रदान किया गया। इसके बाद एक पॉइंट अगले पेज पे देखिए, इसमें दे रखा है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है। कटौती प्रस्ताव का मतलब होता है, इसे कहते हैं कट मोशन। हमारे यहाँ पर सरकार जो है लोकसभा के बहुमत को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारी जाती है। साल की शुरुआत में ही वो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे कहते हैं कटौती प्रस्ताव या उसे कहते हैं कट मोशन। कट मोशन का मतलब है कि बजट के दौरान यदि विपक्ष चाहे तो सरकार के खिलाफ
3 कटौती प्रस्ताव में से कोई सा एक लाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है और ये निंदा प्रस्ताव के बराबर माना जाएगा। तो सरकार को नैतिक रूप से कमजोर करने के लिए प्रस्ताव होते हैं। ये 3 तरीके के प्रस्ताव होते हैं। एक दे रखा है नीति कटौती, सांकेतिक कटौती और एक दे रखा आर्थिक कटौती। नीति कटौती या इसे कहते हैं पॉलिसी कट, नीति या पॉलिसी, इसमें केवल टोकन अमाउंट के रूप में कहा जाता है हम कुल बजट का जो प्रस्ताव रखा गया उसमें 1 रुपये कम करना चाह रहे हैं, ये दर्शाने के लिए कि हमें आपकी जो आर्थिक नीतियां हैं हमें वो ठीक नहीं लग रही और विरोध जताने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। दूसरा हो गया सांकेतिक कटौती। ये जो सांकेतिक कटौती होती है इसके अंतर्गत 100 रुपये की कटौती दर्शाई जाती है। जितनी भी आवेदन किया गया है पैसे लेने का उसमें 100 रुपये, मान लीजिए 1000 करोड़ का है तो उसमें से 100 रुपये कम होंगे। तीसरा हो गया आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती का मतलब है कि विपक्ष जो है को लगता है कि कुल जो पैसे मांगे गए, मान लीजिए सरकार ने 1000 रुपये की मांग करी है तो विपक्ष ये कह सकता है कि हम इसमें से 200 रुपये कम करना चाह रहे हैं, यानी कि सरकार को बजट से केवल 800 रुपये ही मिले। इसे कहा जाता है आर्थिक कटौती। तो 3 प्रकार की कटौती जो है इनका उल्लेख यहाँ पर कर रखा है। और फिर इसमें एक पॉइंट और दे रखा है लेखानुदान। ये मैं बता देता हूँ। लेखानुदान किसे कहते हैं? इसे कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट ये पहले इसलिए प्रचलित था कि मैंने आपको बताया कि फरवरी के अंतिम दिन बजट प्रस्तुत किया जाएगा और 1 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी अगले साल की। तो सरकार पैसा कैसे प्राप्त करे अगले आर्थिक साल के लिए? जो अगला आर्थिक वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ, समय कितना बचा? केवल 1 माह का। तो ऐसे में सरकार अपने कुल खर्चे का कुछ हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लेके आती थी, उसी प्रस्ताव को लेखानुदान, ताकि जब तक बजट पास ना हो तब तक खर्च करने के लिए पैसा प्राप्त हो जाए। इसी को कहा जाता है लेखा अनुदान। फिर लास्ट में पॉइंट दे दिया इसमें रेल मंत्री के बारे में कि रेल मंत्रालय के 1-2 पॉइंट तथ्यात्मक है कि भारत के अंदर जो रेल बजट है वो पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट, नाम दे रखे हैं कुछ पॉइंट्स के, इन्हें आप याद कर लेना। इसमें एक पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ममता बनर्जी, जो फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। उन्होंने ही वो एकमात्र महिला रेल मंत्री रही है जिन्होंने रेल बजट प्रस्तुत किया, या एकमात्र महिला जिन्होंने रेल मंत्रालय का पदभार संभाला वो ममता बनर्जी है। और देश के अंदर जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वो प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने। तो जॉन मथाई के बारे में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। एक तो उन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया, तो जॉन मथाई के बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। एक तो गणतंत्र या रिपब्लिक ऑफ इंडिया पहला बजट, प्रथम बजट, और दूसरा हो गया इसके अंदर ये स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट। दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट हमने दे रखा है वो दे रखा है देश के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के अंदर संसदीय प्रकार की प्रणाली है और संसदीय प्रकार की प्रणाली के अंतर्गत देश के अंदर सांकेतिक मुखिया तो होता है राष्ट्रपति, और वास्तविक रूप में जो अधिकार होते हैं वो होते हैं जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पर, और वो होता है प्रधानमंत्री और उसके द्वारा गठित मंत्री परिषद। हालांकि हमारे संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, लेकिन व्यावहारिकता में ये है कि सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ये शब्द जो है महत्वहीन है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। तो राष्ट्रपति सांकेतिक मुखिया है, और सांकेतिक मुखिया होने के साथ साथ वो देश के अंदर कार्य परिषद जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जैसे सरकार है उसका मुखिया होगा। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कोई भी जो फैसला लेंगे एक सरकार के वास्तविक मुखिया के रूप में, उन सारे फैसलों पर सहमति की मोहर राष्ट्रपति की लगेगी। यदि प्रधानमंत्री विदेशों में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि करते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी करते हैं, वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही हस्ताक्षर होगी। इसीलिए
राष्ट्रपति जो है किसके मुखिया है? कार्यपालिका, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव होता क्या है? ये कहते हैं आम भाषा में जो सरकार है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं, उसके मुखिया है। इसके अलावा विधायिका, जिसे कहते हैं लेजिस्लेचर। जैसे आपने पढ़ा कि हमारे यहाँ पर जो संसद है जब वो कानून पास कर देगी या सदन जो कानून पास करे, जो विधेयक पारित करेगी, उस पर हस्ताक्षर किसके होने जरूरी है? राष्ट्रपति के। तो इस तरीके से राष्ट्रपति जो है विधायिका के। न्यायपालिका के रूप में ये मुखिया कैसे है कि राष्ट्रपति को जो अधिकार दिए गए हैं संविधान के अंदर अनुच्छेद 71 में, उनके अंतर्गत कई सारे हैं। जैसे राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, राष्ट्रपति किसी की सजा को घटा सकते हैं, राष्ट्रपति एक सजा को दूसरी सजा में परिवर्तित कर सकते हैं, जिनके बारे में आप पढ़ोगे, हम अलग अलग उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ये क्षमादान के अधिकार हैं। तो हम पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस फैसले को भी बदलने का अधिकार जो है देश के राष्ट्रपति को है। पहले पॉइंट में यही दे रखा है, और इसमें एक पॉइंट और दे रखा है कि वो देश के प्रथम नागरिक हैं। देश के प्रथम नागरिक का मतलब है जब हम प्रोटोकॉल या वरीयता क्रम की बात करते हैं, यानी कि जब हम सम्मान की बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो सम्मानीय व्यक्ति है वो पदाधिकारी राष्ट्रपति है, उसके बाद उपराष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारियों के नाम है। तो जो भी शुरुआत होगी देश के अंदर वो प्रथम नागरिक के नाम से होगी। इसी जैसे राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, वैसे ही राज्यों में जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है, उन्हें कहा जाता है राज्य का प्रथम अधिकारी, प्रथम नागरिक। ऐसे ही जो नगर होते हैं उनमें प्रथम जो नागरिक होता है वो कहलाता है, किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है महापौर या मेयर को। वैसे ही जिले में जो जिला अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष, उसे कहते हैं जिले का प्रथम नागरिक। इसके साथ साथ ही राष्ट्रपति जो है वो देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सर्वोच्च सेनापति के रूप में हम कैसे मानते हैं कि वह ये सर्वोच्च सेनापति है? तो हमारा उत्तर होगा कि सेना के जो 3 अंग हैं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के जो मुखिया हैं, तीनों के जो हेड होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद आ गई राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। एग्जाम के लिए कोई लोकप्रिय क्वेश्चन नहीं है। राष्ट्रपति महोदय जो हैं वह, उनके बारे में कुछ जो मूलभूत चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं कि राष्ट्रपति जो है उनका या तो भारत में जन्म हो या वो भारत के प्राकृतिक या नेचुरलाइजेशन से भी, अगर वो भारत के नागरिक बने हैं तो भी चुनाव लड़ सकते हैं। कम से कम उनकी आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ साथ वह लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य भी होने चाहिए। इसके अलावा वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए।